हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द सेशन ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट। पिछले सेशंस में हमने ये देखा कि मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या होता है। फिर उसके बाद हमने ये डिस्कस किया कि एलिमेंट्स ऑफ मार्केटिंग मिक्स क्या होते हैं, जिसमें हमने दो एलिमेंट्स को डिटेल में पढ़ लिया है। हमने प्रोडक्ट को जो है देख लिया है कि ब्रांडिंग क्या होती है, लेबलिंग क्या होती है और प्रोडक्ट मिक्स जो है वो कैसे बनता है। फिर हमने ये देखा कि प्राइसिंग जो है किस तरीके से डिटरमाइन होती है। आज के सेशन में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं मार्केटिंग मिक्स के जो है बाकी के एलिमेंट, दैट इज प्लेस एंड प्रमोशनल प्रमोशन जिसे कहते हैं, वो क्या होता है और इसका रोल क्या होता है मार्केटिंग मिक्स में। यदि आपने बाकी के एलिमेंट्स ये नहीं देखे हैं तो इसको जो है आप पिछले लेक्चर को जो है देख लीजिए, ताकि ओवरऑल जो है एलिमेंट्स ऑफ मार्केटिंग मिक्स जो है आपको क्लैरिटी मिल सके कि ओवरऑल मार्केटिंग मिक्स जो है किन चीजों से बना हुआ है और उसका क्या रीजन है। ठीक है, बढ़ते हैं हम टुवर्ड्स द प्लेस एंड प्रमोशन जो है आज हम देखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रमोशन की, या जिसे हम कहते हैं प्रमोशन मिक्स, है ना। दैट मीन्स अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करना, आगे बढ़ाना, है ना। एक तरीके से सेल्स ज्यादा से ज्यादा करना, उसी को ही हम कहते हैं दैट इज प्रमोशन। आइए पढ़ते हैं। इट रिफर्स टू all the decisions related to promotion of sales, है ना। प्रमोशन मिक्स में क्या आता है, ऐसे सभी डिसीजंस जो आपकी सेल्स को प्रमोट करे, आपकी सेल्स को बढ़ाए। प्रमोशन ऑफ सेल्स ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। ओके, द डिसीजंस ऑफ प्रमोशन मिक्स आर selecting advertising media, promotional techniques, using publicity measures and public relations। ओके अब जब आप सेल्स को प्रमोट करते हो तो उसमें किस तरीके, हमने ये देखा कि ऐसे सभी डिसीजंस जो सेल्स को प्रमोट करते हैं वो प्रमोशनल मिक्स में आते हैं। तो उसमें से कुछ डिसीजंस जो हैं प्रमोशनल मिक्स के दिए हुए हैं, जैसे कि अपनी एडवर्टाइजिंग मीडिया को सेलेक्ट करना। आप प्रिंट मीडिया से अपनी एडवर्टाइजमेंट करवाना चाहते हैं, कि सोशल मीडिया से, कि ऑडियो वे में, कि विजुअल वे में, या फिर वीडियो फॉर्मेट में, तो वो करना। प्रमोशनल टेक्निक्स ढूंढना कि किस तरीके से आपकी सेल्स बढ़ सकती है, जिसको अभी हम डिटेल में देखेंगे। फिर पब्लिसिटी मेजर्स की, जिससे जो है आपके प्रोडक्ट की पब्लिसिटी हो या आपकी कंपनी की पब्लिसिटी हो, जिससे वो प्रोडक्ट को ज्यादा से ज्यादा खरीदा जाए, या फिर पब्लिक रिलेशन। दैट मीन्स ओवरऑल जो है आपका प्रमोशनल मिक्स जो है चार चीजों से जो है मिलकर बना हुआ है, जिसे हम कहते हैं एलिमेंट्स ऑफ प्रमोशनल मिक्स। उसमें सबसे पहले आ जाएगा आपका एडवर्टाइजिंग, नेक्स्ट जो है दैट इज सेल्स प्रमोशन, तीसरा जो है पर्सनल सेलिंग, एंड फोर्थ जो है पब्लिक रिलेशन। कुल मिला के कि आपका प्रोडक्ट जो है किस तरीके से ज्यादा जो है प्रमोट हो, किस तरीके से ज्यादा जो है उसकी सेल्स हो। दैट मीन्स आपके प्रोडक्ट को बढ़ाना, उसको प्रमोट करना, जैसे कि यहाँ पे लिखा है प्रमोशन ऑफ सेल्स करना, आपका प्रोडक्ट हो या सर्विस हो। तो वो मेनली यदि प्रमोशनल मिक्स के एलिमेंट्स की बात करें तो किस तरीके से आपके प्रोडक्ट जो है प्रमोट होंगे, तो एडवर्टाइजमेंट के जरिए हो सकते हैं, सेल्स प्रमोशन के जरिए, पर्सनल सेलिंग के जरिए, एंड जो है पब्लिक रिलेशन के थ्रू। तो इसको जो है अभी हम डिटेल में वन बाय वन जो है देखेंगे, और आपके एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो है पूछे जाते हैं। फॉर एग्जांपल कि एडवर्टाइजिंग क्या होती है, कौन से फैक्टर्स जो है डिटरमाइन करते हैं, या उसके फंक्शंस पूछ लेंगे या मेरिट्स पूछ लेंगे, तो हम जो है इसके रिगार्डिंग जो है पॉइंट्स के रिगार्डिंग जो है समझते हैं। ठीक है, अब जो है देखिए हम फैक्टर्स अफेक्टिंग प्रमोशनल मिक्स, ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो प्रमोशनल मिक्स को जो है इम्पैक्ट करते हैं या अफेक्ट करते हैं। सो लेट अस सी नेचर ऑफ द प्रोडक्ट। आपके प्रोडक्ट का नेचर क्या है, किस तरीके का प्रोडक्ट है, यानी प्रोडक्ट पेरिशेबल है, जल्दी जो है उसको यूज करना रहेगा, कि प्रोडक्ट जो है लॉन्ग टर्म तक जो है हम उसको रख सकते हैं। तो इट डिपेंड्स कि उसका प्रमोशन के लिए जो है आपको कौन सा टूल यूज करना पड़ेगा। यदि प्रोडक्ट जो है जल्दी से पेरिशेबल है, यानी जल्दी से जल्दी उसको हमें समाप्त करना रहेगा या कंज्यूम करना रहेगा, अदरवाइज खराब हो जाएगा, जैसे कि कोल्ड ड्रिंक हो गई, इनकी डेट एक्सपायरी डेट जो है बहुत ही मिनिमल होती है। तो जो है उसके लिए आपको कोई एडवर्टाइजमेंट का जरिया ऐसा चुनना पड़ेगा कि जो इजीली जो है वहां कस्टमर जो है अट्रैक्ट हो और वो प्रोडक्ट जो है खरीदें। तो ये डिपेंड करता है, ये प्रमोशनल मिक्स को जो है फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं। देन प्रोडक्ट इमेज, प्रोडक्ट की क्या इमेज है ओवरऑल कंज्यूमर्स के सामने, वेदर इट इज गुड और नॉट, वो आइडेंटिफिकेशन,
प्रोडक्ट को आप किस तरीके से आइडेंटिफाई करते हो, यानी उसकी लेबलिंग जो है किस तरीके से की हुई है, ये भी डिटरमाइन करता है कि आपका गुड्स जो है ज्यादा से ज्यादा बिकेगा कि नहीं बिकेगा, है ना। तो वो देन स्टेजेस ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट जो है किस स्टेज पे है, जैसे कि हमने पिछले सेशन में डिस्कस किया था कि प्रोडक्ट की स्टेजेस होती हैं, एक होता है इंट्रोडक्शन, है ना, फिर उसके बाद जो है ग्रोथ होती है, फिर प्रोडक्ट की मैच्योरिटी आती है, और उसके बाद जो है प्रोडक्ट सैचुरेशन पॉइंट लेता है एंड देन डिक्लाइन करता है। तो स्टेजेस ऑफ प्रोडक्ट जो है, प्रोडक्ट किस स्टेज पे है, यदि वो ऑब्वियसली इंट्रोडक्टरी स्टेज पे है तो प्रमोशनल एक्टिविटीज जो है आपको सेल्स को प्रमोट करने के लिए बहुत सारे टूल्स अपनाने पड़ेंगे ताकि आपका प्रोडक्ट जो है वो फेमस हो। लेकिन आपका प्रोडक्ट जो है एट द मैच्योर्ड लेवल पे है, मैच्योरिटी स्टेज पे है, तो वहां पे जो है एडवर्टाइजमेंट की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ऑलरेडी आपके प्रोडक्ट को जो है कस्टमर्स जानते हैं। तो ये एक फैक्टर है जो इफेक्ट करता है आपके सेल्स को प्रमोट करने में। प्राइसिंग पॉलिसी क्या है, वो डिपेंड करता है कि आपके प्रोडक्ट की प्राइस हाई रहती है यूजली की लो रहती है वो। दूसरा, आपकी पॉलिसी क्या रहती है, क्या आप कैश प्राइस ही करते हैं कि क्रेडिट में डील करते हैं। दूसरा, फिक्स प्राइस की फ्लेक्सिबल रहती है आपकी प्राइसिंग। तो ये सब चीजें जो है डिटरमाइन करती है ऑन द प्रमोशन ऑफ सेल्स पे। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल क्या है, आपकी सेल्स को प्रमोट करने के लिए आपका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल क्या है। ऐसा तो नहीं है कि आपका गुड्स तो बन गया है लेकिन समय पर वो पहुंच ही नहीं पाता है कभी कस्टमर के पास, तो ये चीज इंपैक्ट करती है आपके सेल्स को प्रमोट करने में। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल यानी गुड्स जो है प्रोडक्शन प्लेस से लेकर कस्टमर तक जब पहुंचता है उस किस माध्यम से जो है पहुंचता है, रिटेलर से कस्टमर के थ्रू जाता है कि होलसेलर से डायरेक्ट कस्टमर के पास जाता है कि मैन्युफैक्चर कंपनी से डायरेक्ट कस्टमर के पास जाता है, कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है, ये इम्पैक्ट करता है आपके सेल्स को बढ़ाने में। पैकेजिंग ऑफ अ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट की पैकेजिंग कैसी है, किस तरीके की है, प्रॉपर पैकेजिंग है कि नहीं है, ये डिपेंड करता है कि आपकी सेल्स बढ़ेगी। यदि पैकेजिंग प्रॉपर नहीं होगी तो कोई आपके गुड्स को खरीदना ही नहीं चाहेगा, कोई आपके प्रोडक्ट को खरीदना ही नहीं। लेकिन यदि पैकेजिंग बहुत अच्छी है और उसका जो है वे ऑफ एक तरीके से जो इनिशियल इम्प्रेशन पड़ता है प्रोडक्ट का एज अ कस्टमर के ऊपर, तो वो इम्पैक्ट करता है। और पैकिंग से ही आपको ये समझ में आता है कि हाँ यार प्रोडक्ट कुछ क्वालिटी, जब भी हम कोई ब्रांड का प्रोडक्ट खरीदते हैं तो हम देखते हैं कि उसकी पैकिंग वगैरह कितनी बहुत ही शानदार होती है, सिंपल होती है लेकिन बहुत अच्छी होती है। तो पैकेजिंग ऑफ अ प्रोडक्ट जो है इम्पैक्ट करता है आपके प्रमोशनल मिक्स को। देन लेवल ऑफ कंपटीशन, आपके कंपटीटर्स किस तरीके के हैं। यदि आपके ह्यूज कंपटीशन है तो आपको जो है बहुत ज्यादा एडवर्टाइजमेंट या आपको सेल्स को प्रमोट करने के लिए बहुत सारी कोशिशें करनी होगी। लेकिन आपका ज्यादा कंपटीशन नहीं है तो जो है आपको एडवर्टाइजमेंट आप बहुत ज्यादा ना भी करोगे तो भी प्रोडक्ट लोग आपसे ही खरीदेंगे। तो दिस ऑल्सो डिपेंड्स। ज्योग्राफिकल कवरेज जो है किस तरीके का है आपका प्रोडक्ट, जो है रूरल में ज्यादा सेल होता है कि अर्बन में, तो उस हिसाब से आप प्रमोशनल टूल लगाएंगे। कि कोई प्रोडक्ट ऐसा है जो रूरल एरिया में ज्यादा सोल्ड होता है तो वहां पे जो है बहुत सारे रूरल एरियाज ऐसे हैं कि आज भी वहां पे टेलीविजन नहीं है, और आप अगर एडवर्टाइजमेंट को एज अ सेल्स को प्रमोट करने के लिए एडवर्टाइजमेंट वाला टूल लगा रहे हैं तो रूरल वाले पर्सन तो उसको देखेंगे ही नहीं। तो ये ज्योग्राफिकल कवरेज भी एक रीजन है जो इम्पैक्ट करता है कि आप कौन सा टूल ऑफ प्रमोशन फॉर सेल्स जो है यूज कर रहे हैं। ठीक है। देन प्रमोशनल बजट एंड स्ट्रेटेजी, सेल्स को प्रमोट करने के लिए आपके पास क्या स्ट्रेटेजी आपने बनाई है या कितना बजट आपने अपनी सेल्स को प्रमोट करने के लिए यानी एडवर्टाइजमेंट में कितना खर्चा किया है या अन्य चीजों में जिसको अभी हम डिस्कस करेंगे, वो भी डिपेंड करती है कि आपका प्रमोशनल मिक्स के फैक्टर्स को ये भी एक फैक्टर है जो कि आपके प्रमोशनल मिक्स को इम्पैक्ट करता है। ठीक है। सो दिस आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग प्रमोशनल मिक्स, यानी ये इनसे, जैसे कि आप यदि एडवर्टाइजमेंट करेंगे तो किन चीजों को ध्यान में रखेंगे, इन चीजों को ध्यान में रख के आप एडवर्टाइजमेंट करना है आपको कि डायरेक्ट सेल्स करना है जिसे हम पर्सनल सेलिंग के नाम से जानते हैं, है ना। कि आपको सेल्स प्रमोशन करना है कि आपको पब्लिक रिलेशन बनाना है। ये जो हमने एलिमेंट्स पढ़े ये सब जो है हम डिसाइड किन के कारण करते हैं, ये जो फैक्टर्स अभी हमने पढ़े उनके कारण जो है हम डिसाइड करते हैं, उस पर डिपेंड होते हैं। ठीक है। अब बढ़ते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक। अब सबसे पहले
एलिमेंट ऑफ प्रमोशनल मिक्स में आता है एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट क्या है? जो हम देखते हैं कि एक प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन हमें मिलती है अलग अलग माध्यम से, कभी सोशल मीडिया के थ्रू, कभी टेलीविजन के थ्रू, या कभी न्यूज़पेपर में या मैगजीन में, है ना। तो उसे क्या करती है कंपनी? कंपनी किसी एडवर्टाइजिंग या मीडिया कंपनी को पैसे देती है कि उनके प्रोडक्ट को प्रमोट किया जाए, उसकी एडवर्टाइजमेंट की जाए, ताकि वो पर्टिकुलर कस्टमर तक, जिन टारगेट कस्टमर तक जिनको वो प्रोडक्ट पसंद आता है या जो वो प्रोडक्ट खरीद सकते हैं, उन तक वो एडवर्टाइजमेंट पहुंचे उस प्रोडक्ट की गुणवत्ता बताने के लिए। ठीक है, आइए पढ़ते हैं। एडवर्टाइजिंग क्या है? इट इज अ पेड फॉर्म ऑफ इम्पर्सनल प्रेजेंटेशन। एक तरीके का जो है पेड फॉर्म, यानी एडवर्टाइजमेंट कंपनी को क्या करती है? कंपनी पैसे देती है ताकि आप जो है एक तरीके का इम्पर्सनल प्रेजेंटेशन, यानी ये कोई पर्सनली प्रेजेंटेशन नहीं होता है कि कोई आपको प्रोडक्ट के बारे में आके सामने बताता है, नहीं, ये आपको इनडायरेक्ट वे में आपको बताता है बाय वे ऑफ सोशल मीडिया या टेलीविजन, जैसे हमने डिस्कस किया है ना। और ये क्या है? वापस पढ़ें यदि हम इसको, इट इज अ पेड फॉर्म ऑफ इम्पर्सनल प्रेजेंटेशन एंड प्रमोशन ऑफ अ आइडिया, गुड्स और सर्विसेज बाय एन आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर। ये क्या है? एक तरीके का पेड वर्जन है जो आपके गुड्स को, सर्विसेज को या फिर किसी आइडिया को जो है प्रमोट करती है। कोई आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर यानी कोई आइडेंटिफाइड कंपनी जो है आपके प्रोडक्ट को लॉन्च करेगी या उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन बताएगी, या उसको, या फिर वो सर्विस हो सकता है या आइडिया हो सकता है। देयर आर कैन बी वेरियस वेज ऑफ एडवर्टाइजमेंट। जैसे कि हमने देखा एडवर्टाइजमेंट के अलग अलग वेज हो सकते हैं, बाय टेलीविजन, न्यूज़पेपर, रेडियो के माध्यम से, सोशल मीडिया एंड मैगजीन एक्सेट्रा। बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जिससे जो है किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस की एडवर्टाइजमेंट की जा सकती है। तो एडवर्टाइजमेंट क्या है? एक तरीके का पेड फॉर्म है, यानी इसके लिए जो है कंपनी क्या करती है? पैसे देती है एडवर्टाइजमेंट कंपनी को, जिसे हम आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर बोलते हैं, और उनको बोलती है कि उनके गुड्स को या सर्विसेज को या उनके आइडिया को जो है पब्लिक तक पहुंचाया जाए। ठीक है, अब हम देखें कि एडवर्टाइजमेंट के क्या फायदे हैं, किस कारण से जो है एडवर्टाइजमेंट को इतना महत्व दिया है कि ये हमारी सेल्स को किस तरीके से प्रमोट कर सकती है। तो लेट अस सी द मेरिट्स ऑफ एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग के क्या मेरिट्स हैं, या फिर यदि फीचर्स के नाम से भी यदि आपको क्वेश्चन आता है तो भी आप उसको मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, फीचर्स आ गया, एलिमेंट्स, नेचर ऑफ एडवर्टाइजिंग, देन यू कैन मेंशन दिस पॉइंट्स। रीच, एडवर्टाइजमेंट से ये फायदा होता है कि ये जो है लार्ज मार्केट को जो है कैप्चर करता है ना। एडवर्टाइजमेंट जो है पूरी पब्लिक के पास जाती है, तो पूरी पब्लिक को जो है प्रोडक्ट के बारे में पता पड़ता है, तो इससे जो है रीच बढ़ती है। यदि कंपनी खुद यदि प्रोडक्ट के बारे में बताएगी तो इतनी आसानी से बहुत सारे लोगों को नहीं पता, लेकिन विद द हेल्प ऑफ एडवर्टाइजिंग वो प्रोडक्ट की जानकारी जो है सभी लोगों तक पहुंच जाती है। तो रीच जो है, दैट मीन्स एडवर्टाइजमेंट की पहुंच जो है लार्ज मार्केट तक होती है, तो ये इसका फायदा है। दूसरा, चॉइस। चॉइस इज अनदर मेरिट ऑफ एडवर्टाइजमेंट, हम कह सकते हैं। चॉइस ये होती है कि आप किस तरीके की एडवर्टाइजमेंट करवा रहे हैं, यानी आप प्रिंट मीडिया चूज कर रहे हैं कि लिखित में, न्यूज़पेपर में, मैगजीन में आपकी एडवर्टाइजमेंट जा सकती है, कि जो है आप टेलीविजन के थ्रू, या फिर आपका कोई वीडियो कंटेंट है, तो जो है आज के समय में सोशल मीडिया से बेहतर तो कुछ एडवर्टाइजमेंट प्लेटफॉर्म हो ही नहीं सकता, है ना। तो ये चॉइस से जो है जो बेटर हमें लगता है, या फिर हमें लगता है कि यदि हमने हर जगह एडवर्टाइजमेंट करवाई सभी प्लेटफॉर्म्स का यूज करके, तो जो है एक इसका ये फायदा है। तो वी हैव अ चॉइस एडवर्टाइजमेंट में कि हम किस तरीके से अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हैं। इकोनॉमी, एडवर्टाइजमेंट ऐसा सोचा जाता है कि एक तरीके से कि एडवर्टाइजिंग करने से उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की कॉस्ट जो है वो बढ़ जाएगी, लेकिन यदि हम बात करें सेल्स को यदि प्रमोट करना है, तो एडवर्टाइजमेंट ऐसा माना जाता है कि सबसे सस्ता सोर्स है कि हम एडवर्टाइज करके और प्रोडक्ट को इजीली सेल कर सकते हैं इन कंपैरिजन टू द अदर टूल्स जो अभी हम देखेंगे। तो एडवर्टाइजमेंट को सस्ता माना गया है। ठीक है, तो ये इसका फायदा है। इनहेंसिंग कस्टमर सेटिस्फेक्शन एंड कॉन्फिडेंस, एडवर्टाइजमेंट से क्या होता है कि एडवर्टाइजमेंट तो जो है पूरा आप टेलीविजन पे आ रही है, दैट मीन्स यहाँ पे आपके कस्टमर का जो है कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है कि यार ये तो पूरी पब्लिकली बोल रहे हैं, इस प्रोडक्ट के बारे में ये जानकारी दे रहे हैं,
तो उनका एक तरीके से कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए, और उनको सेटिस्फेक्शन रहता है कि ये प्रोडक्ट जो है अच्छा होगा। एक्सप्रेसिवनेस, प्रोडक्ट की जो है एक्सप्रेसिवनेस जो है बढ़ जाती है, एक्सप्रेस किया जाता है कि प्रोडक्ट जो है किस तरीके का है, उसके बारे में जो है पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन जो है सामने प्रस्तुत। अब एक्सप्रेस भी इसको कैसे करते हैं एडवर्टाइजमेंट में, हम बाय वे ऑफ डायग्राम बना के, या फिर कोई ड्राइंग रहती है जिसके थ्रू जो है आपको प्रोडक्ट के बारे में और अच्छे तरीके से बताया जाता है। तो इस तरीके से उसकी एक्सप्रेसिवनेस कर सकते हैं जब हम एडवर्टाइजमेंट करते हैं, ये इसका फायदा है। लिजिटिमेसी, इसका मतलब ये है कि पब्लिक के सामने जो है प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन दी जाती है पूरी, कि प्रोडक्ट जो है इस तरीके से है। तो यहाँ पे ये हो जाता है कि कुछ भी आपको जो है फॉल्स चीज या गलत चीज जो है नहीं बताई जाएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं ये लीगली कनेक्ट है कि पब्लिक में एडवर्टाइजमेंट आ रही है किसी प्रोडक्ट की, तो यदि कंपनी ने कुछ आपको गलत इन्फॉर्मेशन दी है तो उनके ऊपर जो है आप केस कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे प्रूफ रहता है कि हाँ जो बता रहे हैं वो सही होगा। हालांकि प्रैक्टिकल बहुत सारी चीजें डिफरेंट रहती हैं, बट एडवर्टाइजमेंट के ये फायदे हैं। ठीक है, सो दिस इज एडवर्टाइजमेंट, जो हमने एक एलिमेंट देखा ऑफ द प्रमोशन। अब दूसरा एलिमेंट जो प्रमोशनल मिक्स का है, दैट इज सेल्स प्रमोशन। सेल्स को प्रमोट करना, एडवर्टाइजमेंट एक वे है जिससे हम सेल्स को प्रमोट करते हैं। दूसरा है सेल्स प्रमोशन, जो अलग अलग तरीकों से हम सेल्स को बढ़ा सकते हैं, उन्हें हम डिस्कस करते हैं। It is a short-term use of incentive or other promotional activities that motivates the customer to buy the product. ये एक तरीके से कोई शॉर्ट टर्म यूज का हम इंसेंटिव यूज करते हैं, जिससे कस्टमर को एक तरीके से हम लुभाते हैं कि ये प्रोडक्ट आप खरीद लो, हम बदले में आपको डिस्काउंट दे देंगे इस तरीके से, या छूट दे देंगे, रिबेट दे देंगे, है ना, या एक के साथ लेने पर एक फ्री, इस तरीके की जो स्कीम्स रहती है वो किस कारण से रहती है, ताकि सेल्स को जो है प्रमोट किया जा सके। और ये शॉर्ट टर्म के लिए रहती है। जैसे हम देखते हैं कि आपको 15 अगस्त का जो है सेल्स ऑफर रहता है कि 3 दिन की सेल लगी है और ये आपको बेनिफिट मिलेगा, तो उस समय जो है सेल्स जो है ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। तो इसलिए इसे शॉर्ट टर्म इंसेंटिव कहा गया है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। सेल्स प्रमोशन टेक्निक्स फॉर कस्टमर कैन बी, कौन कौन सी टेक्निक्स रहती है जिससे हम सेल्स को बढ़ा सकते हैं? रिबेट, छूट दे देना, यानी कोई 100 रुपीज की अगर कोई प्रोडक्ट है तो उसमें आपने कोई सेल लगा ली और बोला कि वो प्रोडक्ट जो है आपको 80 में पड़ेगा, इस तरीके से छूट दे देना। डिस्काउंट, और यानी उसकी एक्चुअल प्राइस 100 है और आप जो है उनको छूट दे देते हैं, रिबेट दे देते हैं कि यदि आपने ऐसी 100 रुपए वाली 5 चीजें खरीदी हैं तो हम उसका जो है 80 रुपीज चार्जेस लगा देंगे, उसको बोलते हैं रिबेट। और डिस्काउंट ये होता है कि 100 को जो है आपको 80 में दे दिया, छूट दे दी, दैट इज डिस्काउंट। फिर रिफंड कर देना कि यदि हाँ उन्होंने कुछ उस पे कुछ इंफॉर्मेशन डाल दी कि यदि ये प्रोडक्ट ऐसा निकलता है तो हम आपको रिफंड दे देंगे, या इसके अंदर जो है एक लकी ड्रॉ निकलेगा, यदि वैसा कुछ है तो उस आपको जो है रिफंड मिल जाएगा, इस तरीके से। प्रीमियम देना किसी प्रोडक्ट पे, या गिफ्ट देना एक तरीके से। क्वांटिटी डील्स, कि यदि आप बहुत ज्यादा 100 क्वांटिटीज खरीद लेते हैं या इकट्ठी जो है सपोज हैंड वॉश खरीद रहे हैं आप, है ना, तो उन्होंने बोला यदि आप 6 बॉटल साथ में खरीद लेते हैं तो हम जो है आपको एक मुफ्त दे देंगे, तो ये क्वांटिटी डील्स हो गई। सैंपल्स फ्री में बांटना ताकि लोग अट्रैक्ट हों आपके प्रोडक्ट के प्रति। लकी ड्रॉ या फुल फाइनेंस, आपने फैसिलिटी दे दी, जैसे हम यूजली अब ऑनलाइन में देते हैं, फाइनेंस की फैसिलिटी देते हैं। आप एक मोबाइल भी खरीदते हैं यदि, तो वहां पे आपको ईएमआई की फैसिलिटी देती है कि ये मोबाइल के पूरे पैसे आप एक साथ मत दो, आप इसको किस्तों में दो, इंस्टॉलमेंट में दे दो, यानी एक तरीके से आपको आप फाइनेंस कर देते हैं। मोबाइल हो, रेफ्रिजरेटर हो, वॉशिंग मशीन हो, तो इस तरीके से, ताकि जो है आप सामने वाला कंपनी जो है वो प्रोडक्ट को ज्यादा से ज्यादा बेच पाए, तो उसी को ही हम कहते हैं सेल्स प्रमोशन। यानी कंपनी में सेल्स बढ़ाने के एक तरीका हमने देखा एडवर्टाइजिंग, दूसरा तरीका देखा हमने सेल्स प्रमोशन, जिसमें पर्टिकुलर प्रोडक्ट के ऊपर आपको एक कस्टमर अट्रैक्ट किस तरीके से हो सकता है, उसको डिस्काउंट देकर, उसको गिफ्ट देकर, सैंपल्स देकर, लकी ड्रॉ प्रोवाइड करवा के, या फाइनेंस फैसिलिटी देकर, ताकि जो है सेल्स बढ़े। ठीक है, दैट इज नोन एज सेल्स प्रमोशन। अब सेल्स प्रमोशन के क्या फायदे हैं? अटेंशन वैल्यू,
आपको जो है अटेंशन मिल जाता है प्रोडक्ट को कि हाँ मतलब लोग जो है आकर्षित होते हैं खरीदने के लिए। तो दिस इज द वन ऑफ द मेरिट। यूजफुल इज न्यू प्रोडक्ट लॉन्च। ये सेल्स प्रमोशन आपकी मदद करता है जब भी कोई नया प्रोडक्ट आता है। जैसे कि हमने डिस्कस किया था जियो का एग्जाम्पल। तो जियो जब आया था नया तो उन्होंने उसको पूरा का पूरा फ्री कर दिया था। तो इससे क्या हुआ, ऑटोमेटिक जियो की सिम्स इतनी बिक रही थी कि कभी आज तक वो केस कभी इंडिया में नहीं हुआ था, है ना। तो ये जो है सेल्स को प्रमोट करने के लिए नए प्रोडक्ट को स्पेशली लॉन्च कर रहे हैं, तो ये आपकी मदद करता है इस सेल्स को बढ़ाने में। ठीक है। देन हेल्पफुल इन अदर प्रमोशनल टूल्स। और इस तरीके से वो बाकी सेल्स को बढ़ाने में भी आपको मदद करता है। जैसे जियो ने सपोज एक बार सिम को फ्री कर दिया था, है ना। अब उसके बाद जियो के जब भी कोई प्रोडक्ट आएगा आप जरूर उसको देखेंगे कि यार इसमें क्या खासियत है। उसके बाद हमने देखा जियो फाइबर आ गया, वाईफाई सब चीजें हैं, है ना। तो जो है बाकी के टूल्स पे भी इसका इम्पैक्ट पड़ता है। तो दिस इज द मेरिट्स ऑफ सेल्स प्रमोशन। ठीक है। अब बढ़ते हैं हम आगे। पर्सनल सेलिंग। पर्सनल सेलिंग क्या होती है, जब कोई आपको आप जब आमने सामने जो है प्रोडक्ट को खरीद रहे हैं, जो ऑफलाइन शॉपिंग होती है उसी को ही हम कह सकते हैं दैट इज द पर्सनल सेलिंग। या आपके घर पे आके कोई सेल्समैन आ रहा है और आपको कोई कुछ बेच रहा है सामान, उसको हम कह सकते हैं पर्सनल सेलिंग। यानी कोई सामने आकर जो है आपको गुड्स बेच रहा है, दैट इज नोन एज पर्सनल सेलिंग, जिसे हम फेस टू फेस सेलिंग भी कहते हैं। पर्सनल सेलिंग मीन्स सेलिंग पर्सनली, है ना। सेलिंग पर्सनली यानी जहां पे कस्टमर भी मौजूद है और वो बिजनेसमैन या बिजनेस पर्सन भी मौजूद है, उसको हम कह सकते हैं दैट इज पर्सनल सेलिंग। इट इन्वॉल्व्स फेस टू फेस इंटरेक्शन बिटवीन सेलर एंड बायर फॉर द पर्पस ऑफ सेल्स। यानी सेल्स के समय में सेलर और बायर दोनों के दोनों मौजूद हैं, उसको हम कहते हैं पर्सनल सेलिंग। अब हमने तीन एलिमेंट पढ़े हैं कि सेल्स को हम प्रमोट कर सकते हैं, एक एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से, है ना। दूसरा हमने क्या देखा, सेल्स को प्रमोट करके यानी उनको अट्रैक्टिव डिस्काउंट्स वगैरह देके। और तीसरा जो है हमने देखा पर्सनल जो है सेल करके। पर्सनल सेलिंग से ये फायदा होता है कि हम यदि बायर नहीं खरीद रहा है तो हम उसकी बिहेवियर को समझ पाते हैं कि ये किस रीजन से नहीं करते हैं, तो उनको कन्विंस करने की कोशिश करेंगे, है ना। तो पर्सनल सेलिंग बहुत अच्छा तरीका रहता है गुड्स को सोल्ड करने का। लेट अस सी द फीचर्स ऑफ पर्सनल सेलिंग। क्या इसके फीचर्स हैं, तो इसमें इसके फीचर्स बोलें या हम बोल सकते हैं कि इसके क्या मेरिट्स हैं। तो ये हमें मदद करता है, एक तरीके से पर्सनल इंटरेक्शन हो जाता है बिटवीन द बायर एंड सेलर के बीच में। यानी बायर और सेलर एक दूसरे को देख पाते हैं, समझ पाते हैं, बातचीत कर पाते हैं। तो इससे टू वे कम्युनिकेशन, बायर अपना पॉइंट रखेगा, सेलर अपना पॉइंट रखेगा। सेलर अपने प्रोडक्ट के बारे में पूरी जानकारी देगा सामने रहकर और बायर उस चीज को समझेगा, है ना। और दैट इससे एक चीज की और क्लैरिटी होगी कि सेलर जो है कस्टमर की नीड को समझ पाएगा। ठीक है। तो टू वे कम्युनिकेशन हो जाएगा। बेटर रिस्पॉन्स मिलने की संभावना है क्योंकि दोनों आमने सामने हैं। तो जब सेलर जो है बायर को समझेगा तो रिस्पॉन्डिंग जो है प्रॉपर तरीके से हो पाएगी। बेटर कन्विंसिंग, यहाँ पे वही चीज, जब सेलर जो है बायर के बिहेवियर को समझ पाएगा कि उसको किस तरीके की चीज चाहिए, तो वो कोशिश करेगा उसको कन्विंस करने की प्रोडक्ट को खरीदने के लिए। जब हम ऑनलाइन खरीदते हैं तब जो है सेलर हमारे सामने नहीं रहता है, हमारे पास स्क्रीन पे जो हमें इंफॉर्मेशन दिख रही है हम देखते हैं, यदि हम उससे मोटिवेट हो जाते हैं तो हम वो गुड्स को खरीद लेते हैं और अदरवाइज नहीं कर। लेकिन यही चीज यदि आप किसी शॉप पे जाते हैं और आपने यदि 4 प्रोडक्ट वहां पे देख रहे हैं, है ना, उसी टाइप के अलग अलग कंपनी, तो वहां पे कस्टमर आप बिजनेसमैन जो है ये देखेगा कि आपकी नजर जो है किस प्रोडक्ट, कौन सा प्रोडक्ट जो है आपको अच्छा लग रहा है। सपोज ये प्रोडक्ट आपको अच्छा लग रहा है तो वो जो है आपको कन्विंस करने की कोशिश करेगा कि हाँ ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, उसकी खासियत बताने की कोशिश करेगा, ज्यादा पैसे का भी नहीं है, अभी ये डिस्काउंट चल रहा है, इस तरीके से जो है आपको वो कन्विंस करेगा ताकि आप वो प्रोडक्ट खरीद लो। और कहीं ना कहीं आपका कभी मन नहीं होता है तो भी आप उसको खरीद के आते हैं क्योंकि वो जो शॉपकीपर रहता है वो आपको जो है बहुत अच्छे से कन्विंस कर देता है उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए। सो ये इसका एक अच्छा मेरिट है
कि जिससे आपकी पर्सनल सेलिंग से जो है गुड्स इजिली जो है खरीद पाते हैं। रिलेशनशिप, बेटर रिलेशनशिप हो पाता है बिटवीन द सेलर एंड बायर, बिकॉज सेलर जो है बायर को समझ पाता है और बायर जो है प्रोडक्ट को समझ पाता है कि प्रोडक्ट का पर्पस क्या है, क्वालिटी क्या है ना, हर एस्पेक्ट को। तो यहाँ पे जो है एक बेटर रिलेशनशिप बिल्टअप होती है बिटवीन द बायर एंड सेलर। सो दिस आर द मेरिट्स और द फीचर्स ऑफ पर्सनल सेलिंग हम कहते हैं। अब हमने 3 एलिमेंट्स पढ़ लिए हैं, अब हम लास्ट देखते हैं 4th एलिमेंट, दैट इज द पब्लिक रिलेशन। पब्लिक रिलेशन एक तरीके का एलिमेंट है जिससे हम सेल्स को प्रमोट कर सकते हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ है कि जो कंपनी प्रोडक्ट बना रही है उनको अपनी गुडविल बनाना है। दैट मीन्स गुडविल कैसे बनेगी, बाय मेंटेनिंग अ प्रॉपर रिलेशनशिप विद द पब्लिक। अब इसमें प्रॉपर रिलेशनशिप विद द पब्लिक में कौन कौन आ जाएगा, दैट मीन्स कस्टमर्स के साथ अच्छे रिलेशन बनाने से सेल्स बढ़ेगी, सप्लायर्स के साथ जो है अच्छे रिलेशन बनाने से जो है सेल्स बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि सप्लायर्स से यदि आप गुड्स खरीदेंगे तो यदि अच्छे रिलेशन है तो वो आपको कम से कम प्राइस चार्ज करेंगे, जो रीजनेबल प्राइस होगा उससे चार्ज करेंगे, तो आपको बेनिफिट मिलेगा कि प्रोडक्ट को जो है आप आसानी से ज्यादा प्रोडक्ट खरीद पाएंगे और उसको बेच पाएंगे, तो इससे आपकी सेल्स बढ़ेगी। आपके शेयर होल्डर्स हो गए, यानी कोई भी पर्सन जो आपके बिजनेस से कनेक्टेड है वो इसमें जो है इंक्लूड होंगे इन द पब्लिक, है ना। पब्लिक का मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ कस्टमर्स से अच्छा रिलेशन रखना, सभी से रिलेशन अच्छा रखना जिससे आपकी कंपनी की गुडविल जो है बढ़े, दैट इज नोन एज पब्लिक रिलेशन। और ये एक वे है जिससे आपकी सेल्स प्रमोट होती है। ठीक है, आइए इसको पढ़ते हैं। इट मीन्स मेंटेनिंग पब्लिक रिलेशनशिप विद relation with public. By maintaining public relation company creates goodwill, है ना। पब्लिक रिलेशन इवेल्युएट्स पब्लिक एटीट्यूड को समझती है, यानी वहां पे बिहेवियर को समझा जाता है। आइडेंटिफाई पॉलिसी एंड प्रोसीजर्स ऑन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन विद पब्लिक इंटरेस्ट, और यहाँ पे ये आइडेंटिफाई किया जाता है कि वो पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन जो है प्रोडक्ट बना रही है या कोई काम कर रही है तो किस पब्लिक इंटरेस्ट पे कर रही है, और जहां पे ये दिखता है कि हाँ यार ये सोशली भी कुछ कर रहे हैं तो वहां पे हमारा विश्वास बढ़ता है उस कंपनी के थ्रू के ऊपर, है ना। ऑन पब्लिक अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सेप्टेंस, ओके, it does not only mean customer but it also includes shareholders, suppliers, agents, customers। यहाँ पे पब्लिक रिलेशन का जैसे अभी हमने बात की सिर्फ कस्टमर्स ही नहीं होते हैं, इनका मतलब होता है शेयर होल्डर्स, सप्लायर्स, एजेंट्स, कस्टमर्स, जो भी आपकी बिजनेस की चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में है उसे हम कह सकते हैं कि उनके साथ हमें अच्छा रिलेशन मेंटेन करना है। ठीक है, अब मेथड्स ऑफ पब्लिक रिलेशन। पब्लिक रिलेशन आप कैसे अच्छे कर सकते हैं, किस तरीके से आप कांटेक्ट प्रॉपर कर सकते हैं, तो इसके अलग अलग तरीके हैं। बाय वे ऑफ न्यूज, न्यूज के माध्यम से आपने जो है हमने देखा कि जो कॉर्पोरेट लीडर है जिसकी कंपनी है ना, उसने जो है कुछ न्यूज में जाके एक जो है कुछ न्यूज दे दी कि हम जो है आम जनता के लिए ये भी करना चाहते हैं, या हम अपने एम्प्लॉयज को जो है फ्री में ट्रेनिंग देना चाहते हैं। इस तरीके से न्यूज के माध्यम से जो है अच्छे रिलेशन बनाए जा सकते हैं। स्पीच के थ्रू, जैसे कि ये कॉर्पोरेट लीडर जो है इन्होंने स्पीच दे दी कहीं पे, जैसे कि हम देखते हैं मुकेश अंबानी, है ना, उन्होंने जब जियो लॉन्च हुआ था उसके बाद जो है उन्होंने एक स्पीच दी थी कि हम जो है 3 महीने के लिए और जो है इसकी वैलिडिटी बढ़ा रहे हैं, तो इससे जो है पूरी कस्टमर्स का कॉन्फिडेंस जो है एकदम से बढ़ गया। तो ये एक वे है जिससे हम पब्लिक रिलेशनशिप बिल्टअप कर सकते हैं। इवेंट्स के थ्रू अलग अलग प्रोग्राम्स, सेमिनार्स कंडक्ट करके जो है जहाँ पे शेयर होल्डर्स के हित के लिए कोई बातचीत करना या एम्प्लॉयज के लिए, वर्कर्स के लिए, तो जो है इवेंट्स के थ्रू कर सकते हैं। सोशल मीडिया पोस्ट के थ्रू यदि आप कस्टमर्स को कुछ अट्रैक्टिव चीजें पहुंचाना चाहते हैं या उनके बेनिफिट के लिए यदि आपने कोई स्कीम निकाली है तो सोशल मीडिया पोस्ट के थ्रू जो है हम देखते हैं यूजली कंपनी जो भी काम करती है तो वो क्या करती है, सोशल मीडिया पोस्ट डालती है कि हमने जो है आज ये किया है अपने वर्कर्स के लिए, या हम ये प्रोडक्ट निकाल रहे हैं या लॉन्च कर रहे हैं। तो इससे जो है आपकी पहुंच जो है पब्लिक तक रहती है कि हाँ ये कंपनी है जो पब्लिक के लिए काम कर रही है, अच्छा काम कर रही है। देन रिटर्न मटेरियल, कंपनी जो है अपनी बैलेंस शीट, अकाउंट्स वगैरह प्रॉपर मेंटेन करती है जिसको आम पब्लिक जो है देख सकती है।
कि ये पर्टिकुलर कंपनी की बैलेंस शीट इस तरीके से है, या उनका प्रॉफिट एंड लॉस जो है कितना है पर्टिकुलरली हर ईयर, तो रिटन मटेरियल यानी डॉक्यूमेंट्स के थ्रू या अलग अलग अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट्स के थ्रू जो है आप पब्लिक इमेज को बेटर कर सकते हैं। देन पब्लिक सर्विस एक्टिविटीज, यहाँ ने बहुत सारी सोशल सर्विस करके, जैसे कि कभी प्लांटेशन के लिए जो है आप कंपनी को एज अ होल सभी वहाँ के मेंबर्स जो हैं कहीं पे जाके उन्होंने प्लांटेशन किया, तो उसके थ्रू जो है पब्लिक इमेज या गुडविल जो है बहुत अच्छी हो सकती है ना। ऐसा करके कभी जो है स्कूल्स खोल दिए, जो एम्प्लॉयज आपकी कंपनी में काम कर रहे हैं उनके बच्चों के लिए, इस तरीके की कोई भी सोशल एक्टिविटी करना जो है पब्लिक सर्विस एक्टिविटीज के अंदर आएगा। और जिसके थ्रू यदि आप पब्लिक इमेज को अच्छा करते हैं, कोई भी कंपनी हो, तो ऑब्वियसली उनकी सेल्स पे इम्पैक्ट पड़ेगा। इट इज एन इनडायरेक्ट वे, बट इससे इम्पैक्ट पड़ेगा। तो अब जो है हमने चारों एलिमेंट्स देख लिए प्रमोशन के, कि किस तरीके से गुड्स जो है प्रमोट कर सकते हैं हम, तो बाय वे ऑफ एडवर्टाइजमेंट, सेल्स प्रमोशन, पर्सनल सेलिंग, एंड फोर्थ इज द पब्लिक रिलेशन। ठीक है। अब मार्केटिंग मिक्स में भी हमने जो है मार्केटिंग मिक्स के 4 एलिमेंट थे, जिसमें हमने पिछले सेशंस में ये देखा कि प्रोडक्ट के बारे में हमने पूरा पढ़ा था, जिसमें ब्रांडिंग, लेबलिंग, पैकेजिंग के बारे में हमने देखा, फिर प्राइस के बारे में पढ़ा है, और अब हमने प्रमोशन जो है कंप्लीट कर लिया। अब मार्केटिंग मिक्स का जो है लास्ट पोर्शन, जिसे हम प्लेस या फिर फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, उसको देख लेते हैं। ठीक है। तो क्या होती है प्लेस या फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन? यानी आपका गुड्स तो बन गया, अब ये कस्टमर तक किस माध्यम से पहुंच रहा है, उसे ही हम कहते हैं फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन और प्लेस। लेट अस रीड। Place refers to the set of important decisions that need to be taken in order to make product available. Place या फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन किसे कहेंगे? ऐसे सभी डिसीजन जो कि प्रोडक्ट अवेलेबल हो जाए कस्टमर के पास, उसके लिए जो भी डिसीजन लिए जाते हैं उसे हम कहेंगे फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन या फिर प्लेस। इफ द प्रोडक्ट्स आर नॉट मेड अवेलेबल टू द कस्टमर at the right place at the right time, then the customer would not be able to buy them. यदि आपका गुड्स तो बन गया है, लेकिन वो सही समय पर कस्टमर पर के पास यदि नहीं पहुंचा है, सही जगह पे नहीं पहुंचा है, तो कस्टमर उसको बाद में खरीदेगा ही नहीं, क्योंकि उसके लिए उसका फिर इंपॉर्टेंस ही नहीं रहेगा। तो प्लेस एलिमेंट इज द प्रोसेस बाय विच गुड्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन टू द प्लेस ऑफ कंज्यूमर। सिंपल सी बात है, प्रोडक्ट जहां पे बना है कस्टमर तक उसको पहुंचाना ही प्लेस या फिर फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है। ठीक है। प्लेस मिक्स क्या होता है? तो इन सभी चीजों का कॉम्बिनेशन जो है प्लेस मिक्स होता है। प्लेस मिक्स रिफर्स टू द डिसीजन रिलेटेड टू फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। आप गुड्स या सर्विसेज को किस तरीके से जो है लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, यानी लोगों तक पहुंचाएंगे, कस्टमर तक पहुंचाएंगे, जिसमें प्लेस मिक्स में यूजली 2 चीजें इंक्लूड होती है। इट इंक्लूड्स डिसाइडिंग द चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, यानी वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो है किस तरीके से जो है पब्लिक के पास पहुंचना चाहिए, एंड मार्केट फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, और किस मार्केट में जो है यानी वो कहाँ पर पहुंचना चाहिए, किस जगह पे पहुंचना चाहिए, दैट इज नोन एज द प्लेस मिक्स। ठीक है। 2 चीजें जो है प्लेस मिक्स में आती हैं। तो जैसे कि हमने बात की कि चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो है वन ऑफ द इम्पोर्टेंट एलिमेंट हम कह सकते हैं कि जो हम प्लेस मिक्स में ध्यान में रखते हैं। तो चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? लेट अस सी कि फैक्टर्स डिटरमाइनिंग चॉइस ऑफ चैनल, कि आप कौन सा चैनल चुनोगे। तो पहले हम ये देख लें कि चैनल का डिस्ट्रीब्यूशन जो है क्या होता है, यानी प्रोडक्ट जो है आप डायरेक्टली सेल कर रहे हैं कि किसी के थ्रू सेल कर रहे हैं। अब एक होता है जिसे हम कहते हैं जीरो या फिर डायरेक्ट चैनल। उसमें क्या होता है, कंपनी जो है किसी की मदद नहीं लेती है, डायरेक्ट वो गुड्स जो है कंपनी के थ्रू जो है डायरेक्ट कस्टमर तक पहुंचता है। दैट इज द डायरेक्ट चैनल या जीरो लेवल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, यानी इसमें आप बाकी के डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर्स नहीं रखते हैं। दूसरा होता है इनडायरेक्ट चैनल। अब इनडायरेक्ट चैनल के भी जो है 3 तरीके के लेवल्स होते हैं। एक होता है 1 लेवल, जिसमें आप एक मैन्युफैक्चरर हो गया या कंपनी हो गई, है ना,
और मैन्युफैक्चरर, और इस बीच में आपने एक रिटेलर के माध्यम से जो है टाई अप करके कस्टमर तक गुड्स पहुंचा दिया, तो ये हो गया 1 लेवल। जब 2 लेवल की यदि हम बात करें, तो मैन्युफैक्चरर डायरेक्टली ना सोल्ड करके बीच में 2 मीडियम्स रख रहा है और उसके थ्रू जो है कस्टमर तक गुड्स पहुंच रहा है। तो इसमें क्या हो जाएगा, मैन्युफैक्चरर ने क्या करा है, गुड्स होलसेलर को बेचा है, और होलसेलर ने वो गुड्स किसको बेच दिया, रिटेलर को बेच दिया, और रिटेलर ने जो है अल्टीमेटली कस्टमर को पहुंचाया, तो जो है उसको हम 2 लेवल कहेंगे। ऐसा ही होता है 3 लेवल, और 3 लेवल में क्या आ जाएगा आपका, जिसमें 3 सोर्सेस रहेंगे, मीडियम रहेंगे बिटवीन मैन्युफैक्चरर एंड कस्टमर। तो मैन्युफैक्चरर ने जो है किसी एजेंट से टाई अप कर लिया, एजेंट ने होलसेलर से, और होलसेलर ने ऐसे ही रिटेलर से, और रिटेलर ने फिर कस्टमर से। तो इस तरीके से चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्ट हो सकता है, या तो कंपनी या मैन्युफैक्चरर डायरेक्टली जो है कस्टमर को बेचती है, जैसे कि हम एग्जांपल यदि इसका देखें, बाटा शूज, हम देखते हैं बाटा शूज जो हैं फैक्ट्री में बनते हैं, उनके आउटलेट लगे हुए हैं और वो डायरेक्टली कस्टमर के पास पहुंचते हैं, वहां पे कोई बीच में कोई माध्यम नहीं रहता है, होलसेलर रिटेलर इस तरीके से। और यदि इनडायरेक्ट लेवल चूज करेंगे तो उसमें डायरेक्टली प्रोडक्ट सेल ना होके किसी न किसी मीडियम के थ्रू होता है। तो अब हमारा जो टॉपिक है दैट इज फैक्टर्स डिटरमाइनिंग चॉइस ऑफ चैनल। कैसे आप डिसाइड करेंगे कि कौन सा आपको चैनल चूज करना है, तो ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं, तो लेट अस सी। सबसे पहले कि आपकी वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट लाइन क्या है, यानी किस तरीके का प्रोडक्ट जो है आप बेच रहे हैं। ठीक है, यदि आपका कोई प्रोडक्ट ऐसा है जिसकी रेंज जो है बहुत हाई है, तो आप क्या करेंगे, डायरेक्टली सेल कर देंगे, क्योंकि जो है महंगा प्रोडक्ट सभी नहीं खरीदते हैं, तो उसमें डायरेक्ट चैनल होगा, मैन्युफैक्चरर से डायरेक्ट कस्टमर के पास जाएगा। लेकिन यदि आपका प्रोडक्ट जो है थोड़ा सा कम रुपीस का है, तो जो है वो अलग अलग माध्यम से जा सकता है, कस्टमर तक पहुंच सकता है। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है, इस रीजन से जो है आप चॉइस ऑफ चैनल जो है ये फैक्टर इम्पैक्ट करता है। नेचर ऑफ प्रोडक्ट, आपका प्रोडक्ट का नेचर क्या है, आपके गुड्स पेरिसेबल हैं, जैसे कि अभी हमने बात की थी कि नॉन पेरिशेबल है, यदि पेरिशेबल है जल्दी से फिनिश आउट हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, तो किन्हीं दो के बीच में वो गुड सेल आउट होके खत्म ही हो जाएगा, है ना, जैसे कि मैन्युफैक्चर टू कस्टमर। या फिर जैसे वेजिटेबल्स की बात करें, तो जो फार्मर्स वेजिटेबल्स लेकर आएगा डायरेक्टली सोल्ड हो जाएंगे वो कस्टमर तक। या फिर उसमें कम मीडियम रहेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल जो है बहुत कम रहेंगे। लेकिन आप प्रोडक्ट ऐसा है जो नॉन पेरिशेबल है, लंबे समय तक चल सकता है, तो उसमें जो है हम इनडायरेक्ट चैनल्स के मेथड्स यूज कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा ही फाइनेंस, यदि कोई कंपनी ऐसी है जिसके पास किसी फाइनेंस की कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छा खासा पैसे वाली ऑर्गेनाइजेशन है, तो वो जो है डायरेक्ट चैनल अपनाएंगे कि अपने प्रोडक्ट को है डायरेक्टली कस्टमर तक पहुंचाए। लेकिन कोई कंपनी ऐसी है कि जो अपने पास जो है उनके पास इतना पर्याप्त पैसा नहीं है, तो वो अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स ढूंढेंगे जिनके थ्रू वो अपना प्रोडक्ट जो है कस्टमर तक पहुंचाएंगे। ठीक है, देन कंपटीटर फैक्टर, आपका कंपटीटर कैसा है, किस तरीके के प्रोडक्ट बेच रहा है, उसकी पॉलिसी क्या है, वो भी मायने रखेगा आपका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को डिसाइड करने में। नेचर ऑफ द मार्केट, इंडस्ट्रियल मार्केट है कि कंज्यूमर मार्केट है, जो हमने प्रीवियस सेशन में इसको देखा था कि कंज्यूमर मार्केट क्या होता है, इंडस्ट्री। तो नेचर ऑफ मार्केट क्या है, ये भी डिटरमाइन करता है कि आपका चॉइस ऑफ चैनल क्या रहेगा। क्वांटिटी परचेज, यदि आप बल्क में क्वांटिटी खरीदेंगे, तो क्या आप रिटेलर से खरीदते हैं क्या, नहीं, यदि बल्क में खरीदेंगे तो फिर आप जो है बहुत सारे जो मीडियम्स ऑफ चैनल्स हैं डायरेक्टली जो है कोशिश करेंगे कि आप होलसेलर से खरीदें, ताकि जो है आपको कम प्राइस पे पड़े। लेकिन क्वांटिटी जो है यदि आप कम खरीदते हैं, तो फिर उसमें जो है मीडियम ऑफ चैनल्स जो हैं वो बढ़ जाएंगे। तो ये सभी फैक्टर्स हैं जो डिटरमाइन करते हैं कि आप कौन सा चैनल, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल जो है चूज करेंगे फॉर प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाने में। ठीक है, तो ये होगा फैक्टर्स डिटरमाइनिंग चॉइस ऑफ चैनल। ठीक है, अब जो है इससे मार्केट कम्युनिकेशन इज द नेक्स्ट टॉपिक, लेकिन इससे पहले हम एक चीज और देखते हैं कि जब भी ये डिस्ट्रीब्यूशन चैनल जो फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है, ये मेनली इसके 4 कंपोनेंट से बना हुआ है। आप 4 चीजें जो है इसमें आपको सोचनी पड़ेंगी। वो 4 कंपोनेंट्स क्या हो जाएंगे, पहला कि जो आपका फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन होगा उसमें ट्रांसपोर्टेशन जो है
उसका मोड क्या रहेगा, क्योंकि आपके गुड्स एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे तो आप किस तरीके की ट्रांसपोर्टेशन मेंटेन करेंगे, वो चीज। सेकेंड, वेयर हाउसिंग, ऐसा भी हो सकता है कुछ समय के लिए जो है आपको गुड्स को जो है कहीं पर रखना पड़े, तो इस चीज के लिए आपको सोचना पड़ेगा। थर्ड जो है ऑर्डर प्रोसेसिंग, कि आपका ऑर्डर एक बार प्लेस होता है, फिर जो है उसको बनने में कितना समय लग रहा है और वो कस्टमर तक कितने समय में पहुंचता है, और नेक्स्ट ऑर्डर जो है कब आएगा, तो इस चीज का ध्यान रखना रहता है। एंड फोर्थ इज द इन्वेंट्री मेंटेनेंस, कि आप आपकी स्टॉक को किस तरीके से मेंटेन करते हैं ताकि वो नेक्स्ट ऑर्डर से पहले वो इन्वेंट्री खत्म भी नहीं होनी चाहिए और बहुत ज्यादा एक्सेस में भी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो नेक्स्ट ऑर्डर पुटअप करने में दिक्कत। तो इन सब चीजों का बैलेंस बनाता है आपका फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, जब भी आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे गुड्स को यानी कस्टमर तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे, तो इन 4 एलिमेंट्स को ध्यान में रखना है। दिस कैन कम इन योर एग्जाम, 4 कंपोनेंट्स, या इसको हम क्या कह सकते हैं, एलिमेंट्स ऑफ फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, जिसका ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये होगा फैक्टर्स डिटरमाइनिंग चॉइसेस ऑफ चैनल। अब आते हैं हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज द मार्केट कम्युनिकेशन, जिसको ऑलरेडी हमने देख ही लिया है ये प्लेस और फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ते पढ़ते, कि एडवर्टाइजमेंट के थ्रू आप क्या कर रहे हैं, एक तरीके से क्या कर रहे हैं, अपने प्रोडक्ट के बारे में जानकारी दे रहे हैं, किसको, पब्लिक को, उसी को ही हम कहते हैं एक तरीके से आप क्या कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं पब्लिक से, अपने टारगेट ऑडियंस से, उसी को ही हम कहते हैं मार्केट कम्युनिकेशन, जिसका शॉर्ट नेम होता है मैरकॉम। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं टॉपिक वाइज, यदि मार्केट कम्युनिकेशन आता है तो आपको इस तरीके से लिखना रहेगा। मार्केट कम्युनिकेशन is message and media that marketers use to communicate with the target markets। टारगेट मार्केट से बात करने का तरीका जो है मार्केट कम्युनिकेशन कहलाता है। एग्जाम्पल्स ऑफ मार्केट कम्युनिकेशन इंक्लूड ट्रेडिशनल एडवर्टाइजमेंट, एग्जाम्पल यदि इसकी बात करें ट्रेडिशनल मार्केटिंग जैसे पहले चलती आई है, डायरेक्ट मार्केटिंग या फिर सोशल मार्केटिंग, सोशल मीडिया के थ्रू आप पब्लिक से, आपकी ऑडियंस से बात करते हैं, तो ये एक मेथड हो सकता है। प्रेजेंटेशन के माध्यम से, स्पॉन्सरशिप के माध्यम से, यानी कुल मिला के अपनी टारगेट ऑडियंस से बातचीत करना किसी भी वे में, एडवर्टाइजमेंट के किसी भी माध्यम से, उसे ही हम कहते हैं मार्केटिंग कम्युनिकेशन। अब इसी में ही एक नया कंसेप्ट आया है जिसे हम कहते हैं IMC, इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन, जिसमें हम सिर्फ एडवर्टाइजमेंट का यूज ना करके अलग अलग चीजों का उपयोग कर, अलग अलग टूल्स का उपयोग करके जो है हम ऑडियंस से कम्युनिकेट करते हैं, दैट इज नोन एज इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन, है ना, जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं IMC। ठीक है, मार्केट कम्युनिकेशन में यूजली ट्रेडिशनल एडवर्टाइजमेंट यूज होती है, लेकिन इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन में ऐसे सभी माध्यम जिससे हम अपने कस्टमर्स से, अपनी ऑडियंस से बातचीत कर सकते हैं, उसे हम कहते हैं इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन। IMC is a strategy that aligns and harmonize a brand's message, जो ब्रांड के मैसेज को पहुंचाता है across all marketing mediums। It ensures that whether through advertising, ये या तो एडवर्टाइजमेंट के थ्रू हो सकता है, सोशल मीडिया, डायरेक्ट मार्केटिंग, brand consistently communicates its core message, strengthening its relationship with the audience and reinforcing its identity at even touch point। और ये एक तरीके की कोशिश रहती है जहां पे कंपनी जो है अपना मैसेज पहुंचाती है, किसको, ऑडियंस को पहुंचाती है। जैसे कि हम ये देखते हैं बहुत सारी बैंक्स की टैगलाइन होती है, कंपनी का लोगो रहता है, जैसे LG की हम बात करें तो LG जो है हमेशा आपको ये बताती है लाइफ्स गुड। उन्होंने ये आपको मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं ऑडियंस को कि उनके प्रोडक्ट खरीद कर जो है आपकी लाइफ जो है बढ़िया हो जाएगी। तो इस तरीके से वो क्या कर रहे हैं, एक तरीके का अपने एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से जो है आपसे वो कम्युनिकेट कर रहे हैं। इसी को ही हम कहेंगे इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन। ठीक है, यानी एक तरीके का अच्छा मैसेज देना कि उनके प्रोडक्ट से जो है आपकी लाइफ किस तरीके से बेटर हो सकती है, वो ये इंश्योर करते हैं। ठीक है, इट इज अ मैनेजमेंट कंसेप्ट। जो इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन है ये एक तरीके का क्या है, मैनेजमेंट कंसेप्ट है, that brings together all tools of marketing communication to send consistent message to target audience। टारगेट ऑडियंस के पास लगातार मैसेज पहुंचाना कि वो प्रोडक्ट जो है आपके लिए क्यों अच्छा है, वो जो है ये IMC इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन का एक मैनेजमेंट कंसेप्ट है,
जिसमें सभी मार्केटिंग कम्युनिकेशन के जितने भी मार्केटिंग टूल्स हो, चाहे एडवर्टाइजमेंट हो, एडवर्टाइजमेंट में भी जो भी जिस भी तरीके की एडवर्टाइजमेंट हो, चाहे प्रिंट हो, चाहे वीडियो फॉर्म हो, चाहे ऑडियो फॉर्म हो, यानी एफएम रेडियो के थ्रू यदि एडवर्टाइजमेंट हो रही है, दैट विल बी द ऑडियो फॉर्म, या फिर इसके अलावा ड्राइंग के माध्यम से, किसी भी वे में सभी टूल्स को साथ में अपना के जो है कंपनी अपना कोर मैसेज जो है ऑडियंस तक पहुंचाती है, उसी को ही हम कहते हैं इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन। अब इसके रिगार्डिंग यदि डिटेल्स पूछ ली जाए कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है या फिर इसके क्या बेनिफिट्स हैं, तो लेट अस सी बेनिफिट्स ऑफ इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन। तो ये हमें मदद करता है एक ब्रांड की आइडेंटिटी बनाने में। अब जैसे हमने देखा लाइफ्स गुड, है ना, एलजी, तो ये एक कहीं ना कहीं ब्रांड वैल्यू क्रिएट कर रही है उस पर्टिकुलर कंपनी की। बिल्डिंग रिलेशनशिप मार्केटिंग, इससे जो है रिलेशनशिप डेवलप होते हैं बिटवीन द डिफरेंट चैनल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो कंपनी हो, चाहे कस्टमर हो, चाहे उसके स्टेक होल्डर्स हो, सप्लायर्स हो, सबके साथ रिलेशनशिप अच्छे होते हैं। ग्रोथ ऑफ ग्लोबल मार्केटिंग, इस तरीके से जो है ग्लोबल मार्केट में भी हम पहुंच सकते हैं, उसकी ग्रोथ हो सकती है, क्योंकि प्रोडक्ट जो है धीरे धीरे बढ़कर जो है कस्टमर बेस बन के जो है वो कहीं ना कहीं आउट ऑफ कंट्री भी सोल्ड होता है, तो ग्लोबल मार्केटिंग में जो है इसकी ग्रोथ पॉसिबल है। देन कॉस्ट इफेक्टिव कम्युनिकेशन, एक तरीके का ये कम्युनिकेशन, जब प्रोडक्ट रेंज जो है पूरी कंट्री में सोल्ड हो रही है, तो कहीं ना कहीं उसकी कॉस्ट जो है बहुत कम आएगी। जब क्वांटिटी ज्यादा बनती है तो क्या हो जाता है, कॉस्ट कम हो जाती है, तो ये हमें कॉस्ट इफेक्टिव कम्युनिकेशन मदद करता है। इन्फ्लुएंस एटीट्यूड एंड बायर बिहेवियर, और कहीं ना कहीं ये बायर के बिहेवियर को या जो गुड्स को खरीद रहा है उसके एटीट्यूड को जो है इन्फ्लुएंस करती है, प्रभावित करती है। जैसे कि हम किसी भी ब्रांड का लोगो देखें तो हम कहीं ना कहीं उसके प्रति आकर्षित होते हैं, या उनकी टैगलाइन देख के उसके प्रति आकर्षित होते हैं, तो ये उस बिहेवियर को चेंज करती है, कस्टमर के एक पॉजिटिव अप्रोच लाती है कि हाँ यहाँ से हम सर्विस ले सकते हैं। जैसे स्पेशली सर्विस सेक्टर की बात करें, बैंक्स हो गए या कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो गया, तो वो टैगलाइन बनाते हैं ताकि उनकी टैगलाइन से जो है कस्टमर्स उनके पास आए, क्लाइंट्स उनके पास आए, है ना। तो इस तरीके से वो मदद करती है। डिफरेंशिएट प्रोडक्ट्स, मार्केटिंग कम्युनिकेशन से कस्टमर्स जो हैं प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट करने में उन्हें आसानी होती है, वो प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करते हैं कि ये प्रोडक्ट जो है जैसे कि कोई प्रोडक्ट ऐसा है कि अलग अलग कंपनी सेलो हो गई, या फिर इसके अलावा कोई कंपनी, और आपके पास दो तीन ऑप्शंस हैं, तो आप डिफरेंशिएट कर पाएंगे कि किस कंपनी का प्रोडक्ट जो है आपके लिए फीजेबल रहेगा, अच्छा रहेगा, है ना। कुल मिला के मार्केटिंग कम्युनिकेशन से कंपनी ये कोशिश करती है कि वो अपनी इमेज जो है अच्छी बनाए, और उसके लिए वो हर वो प्रयास करती है एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से या अलग अलग काम करती है, जिससे वो अपना बहुत अच्छा नाम बना सके। ठीक है, तो दिस इज नोन एज IMC, इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन। और यहीं पे ही हमारा यूनिट जो है वो फिनिश होता है, जिसमें हमने फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्लेस पोर्शन, दैट मीन्स पूरे चारों एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स जो है यहाँ पे हमारे कंप्लीट होते हैं। विद दिस, थैंक यू फॉर द सेशन। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट यूनिट के साथ।